गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था हार्ट क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या है इनके बारे में देखा, और हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में देखा। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, और एक मशीन के बारे में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देती है, यानी कि उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के बारे में भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या है? आपने देखा होगा कि जब पेशेंट जो होता है, कभी हॉस्पिटल में गए हों और किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट में प्रॉब्लम है, उसकी हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी, इसकी फॉर्म क्या है? ईसीजी, शॉर्ट में इसको हम ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी कि भाई इसकी ईसीजी करा लाओ। अगर उसको डॉक्टर को लगता है ना कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ईसीजी के लिए लिख देता है। और आपने देखा हो कि ईसीजी एक मशीन है जिसमें हम उसके 2 वायर्स को दोनों छातियों पे लगा देते हैं पेशेंट की पे, और ये जो टखना है, ये हमारा जो अंगूठा है, इससे भी एक वायर को जोड़ देते हैं। ज्यादा अच्छी तरह से ईसीजी करनी है तो हम अब उसके चारों तरफ छातियों पर कई सारे तार्स को लगा देते हैं और देखते रहते हैं। कंप्यूटर की साइड में एक स्क्रीन चल रही होती है और उस पर बेप 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 पेप 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 की ये आवाज आती रहती है। और जब उसका हार्ट काम नहीं करता, पी, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, पेप 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 चल रहा था और एक साथ हार्ट काम नहीं कर, पी, सीधी लंबी सी पी करती है। इसका मतलब से उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम जबरदस्त हो गई और हार्ट उसका काम नहीं कर रहा है। तो ये पिप पिप की आवाज और पिप पिप पे ये कुछ वहां ग्राफ सा बनता हुआ आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस मशीन के द्वारा दिया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भैया। ईसीजी इज ECG is graphical representation of electrical activity किसकी है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। अच्छा, ये जो जिस मशीन के द्वारा दी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज रिकॉर्डेड बाय ए मशीन कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उस मशीन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस मशीन जो होती है, जो हमें आंकड़े देती है, उन आंकड़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो मशीन वो आंकड़े देती है उसको हम मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वाली क्लियर हो गई? अच्छा, ये अब
आगे कहते हैं कि एक फिगर होता है, जैसे ये एक फिगर होता है, ये ऐसा आपने देखा होगा, ये डायग्राम होता है जो उस मशीन में चलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के फॉर्म में, P Q R S T, फिर ये यहां पे नेक्स्ट चालू हो जाता है P Q R S T। ठीक, तो यहां देखते हैं कि ये क्या है। The P wave represents the P wave represents the electrical excitation, the electrical excitation इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया जो होते हैं, मैंने बताया था एट्रिया और वेंट्रिकल्स दो होते हैं, उनका एक्साइटमेंट कौन रिप्रेजेंट करता है, पी वेव। जब ये वेव आ गई तो इसका मतलब एट्रिया सिकुड़ रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट चालू हो गया है जब ये वेव आ गई। जब सिग्नल उसमें एट्रिया के सिकुड़ने के बने तो हमारी कौन सी वेव बन गई, पी वेव बन गई। ठीक है भैया। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली लाइन हमारी कहती है विच लीड्स टू contraction which lead to contraction of atria, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को वो शो करता है, कौन, पी वेव। अब QRS कॉम्प्लेक्स, Q ये सेकेंड पॉइंट होगा हमारा, QRS कॉम्प्लेक्स represents the depolarization और excitation of वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है, QRS। ये किसका कर रहा था, ऊपर जो होते हैं दो चैम्बर होते हैं एट्रिया कहते हैं, नीचे जो हट के जो चैम्बर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। जब ऊपर वाला सिकुड़ा पी वेव बनी, जब नीचे वाला भी सिकुड़ना चालू हुआ, वो सिकुड़ा चालू हुआ, जैसे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन नीचे वाले में हुआ, चालू हुआ तो कौन सा बना, Q, और पूरी तरह से सिकुड़ चुका है वो तो कौन सा इंपल्स लगा, R। अब सिकुड़ के खत्म हो चुका और उससे ज्यादा नहीं सिकुड़ सकता और वो फिर ढीला होना चालू होगा, रिलैक्स, तो ऐसे यहां तक यानी कि वो सिकुड़ा हुआ है। तो QRS जो है ये वेंट्रिकल्स को सिकुड़ने को शो करता है, P जो होता है एट्रिया को सिकुड़ने को शो करता है। ठीक है, अब आगे देखिए कहानी क्या है। विच इनिशिएट्स, ये कॉमा है यहां पे, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो है
ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। मैंने बताया था वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको शो कर रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, कौन सा आ रहा है, टी। वो देखते हैं। टी वेव रिप्रेजेंट्स the return of ventricle, the return of ventricles from excited to normal state to normal state, repolarization. The end of T wave। अब देखिए वो आगे की कहानी, यहाँ पे टी वेव क्या कर रही है, यानी कि ये वाली टी वेव ये वेंट्रिकल्स को रिपोलराइजेशन करने में हेल्प कर रही है, यानी कि वेंट्रिकल्स दोबारा फैल रहे हैं। तो वो क्या होगी, वेंट्रिकल्स जब पूरी तरह से एट्रिया सिकुड़ा, टी वेव बनी, नीचे वेंट्रिकल भी सिकुड़ा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, अब ऊपर वाला एट्रिया फैलेगा, नीचे वाला हमारा वेंट्रिकल भी फैलेगा, रिलैक्स्ड मोड में जाएगा, रिपोलराइजेशन होगा। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, टी वेव को इंडिकेट करेगा। अब दोबारा रिपोलराइजेशन हो गया है, यानी कि वो रिलैक्स स्टेट में आ गया हार्ट। फिर दोबारा अगेन पहली वाली प्रोसेस करेगा, क्या, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होंगे, टी वेव बनेगी, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो रिलैक्सेशन स्टेज में जाएंगे, टी वेव बनेगी। ठीक है, हमारे एट्रिया जो है आप अपने आप ही रिलैक्स स्टेज में चले जाते हैं। जब वेंट्रिकल वो सिकुड़ रहा होता है तो एट्रिया जो होते हैं नॉर्मल हल्के से रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। लेकिन रिलैक्स मोड में हार्ट जब जाता है पूरी तरीके से, जब हमारा वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स मोड में हो जाए, वेंट्रिकल्स भी फैल जाए, रिपोलराइज हो जाए वेंट्रिकल्स भी। तो ये हमारा जो था, क्या था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जाना। तो अब आप देख लोगे भैया, अगर वहां पे पहचान लोगे, वहां पे हॉस्पिटल में गए तो अगर ये ऐसा कुछ चल रहा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई होगी, ECG को आप अब जान सकते हो। तो हमारा जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि हम कार्डियक एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक बात तो मैंने बताई थी जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बता रहा था, तो दो नोड होते हैं, एक होता है SAN, साइनो एट्रियल नोड, और एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN। वो भी हार्ट को क्या कर रहे थे, हार्ट को रेगुलेट कर रहे थे, वो भी हार्ट को रेगुलेट कर रहे थे कि नहीं, SAN और AVN। ठीक है, अब भैया और भी उसके साथ साथ और हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, हम देखते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्व है और एक हमारी सिंपैथेटिक नर्व है। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है मेडुला ऑब्लंगेटा वाले रीजन में। क्या है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट की एक्टिविटी को कैसे हम कंट्रोल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे नॉर्मल हार्ट एक्टिविटीज
आर रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय SAN and AVN of heart। SAN और AVN जो होता है वो हार्ट में दो टिश्यू, नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करते हैं और हार्ट को कंट्रोल करते हैं, हार्ट के फैलने को और सिकुड़ने को। एक तो नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट की यहां से कंट्रोल हो रही है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट भी देखेंगे भैया। दूसरा और कौन हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स ये किसका पार्ट होती हैं? विच आर द पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS का पार्ट होती है। ANS कौन? एक नर्व्स होती है। हमारे नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, पता है क्या आपको भाई? एक तो अपने आप काम कर रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, और एक हम अपना काम करवाते हैं, ऐसे हाथ पैर चला रहे हैं, आंख वगैरह को देख रही है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी कर रहा हूँ। कोई मच्छर बैठ के आया, बैठा खाने लग गया तो उसको यमलोक पहुंचा दिया। तो ये भी एक हमारा टाइप है नर्वस सिस्टम का। तो लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो में पाई जाती है, कौन सी? सिंपैथेटिक नर्व्स पाई जाती है। कैन इंक्रीज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। कौन सी? हमारी सिंपैथेटिक नर्व। हम जो हैं बैठे हैं, पता चला बीपी हाई हो रहा, जो हार्ट की जो हार्ट बीट है वो तेज हो गई। कोई ऐसा समाचार सुना जो बहुत ज्यादा एक्साइटेबल था? यानी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं इसको कि जब PTM होती है और पेरेंट्स के साथ हम जाते हैं और हमारी टीचर बड़ी तारीफ करते हैं, बोले तो बुराई करते हैं कि पढ़ता नहीं या पढ़ती नहीं है, इधर उधर दोस्तों के साथ बात करता है या करती है, तो उस वक्त हमारे हार्ट की बीट तेज हो रही होती है। ये सिंपैथेटिक नर्व जो है ANS का पार्ट है। और ओब्यूला, ये मैं लिख देता हूँ, भूल गया हूं उसे, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है मेडुला ओब्लंगेटा एक जगह, तो वहां पर ये जगह जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। हमारा माइंड इस चीज को क्या कर रहा है? देख रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, टीचर ने तो अपनी भड़ास निकाल ली है ना। तो हमारा सिग्नल यहाँ से जाते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, और हमें बेचैनी जो होती है तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा करने के लिए हार्ट बीट को सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट बीट को ज्यादा कर देती है। तो ये सिंपैथेटिक जो नर्व्स जो हैं ये कहां पर पाई जाती हैं? हमारे मेडुला ओब्लंगेटा वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखवाने के बाद चलो मैं यहां पे लिखवा देता हूं, सिंपैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लंगेटा रीजन। मेडुला ओब्लंगेटा ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के कौन से वाले रीजन में पाई जाती हैं? मेडुला ओब्लंगेटा वाले रीजन में
पाई जाती है। ब्रेन में एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है मेडुला ओब्लंगेटा, और वहां पर कौन सी नर्व्स पाई जाती है? सिंपैथेटिक नर्व्स पाई जाती है। अब हार्ट बीट को और फिर भाई बढ़ तो गई, सिंपैथेटिक नर्व ने हार्ट बीट को बढ़ा तो दिया। अब घर पे ले आते हैं तो मम्मी कहती हैं कोई बात नहीं, बच्ची है या बच्चा है। मम्मी पिताजी को संभालती हैं कि पिताजी तो गुस्से में आए बहुत, क्योंकि चाबी भर दी मास्टर जी ने, सर ने चाबी भर दी है, लेकिन घर पे आके माताजी संभालती हैं। तो धीरे धीरे फिर भी, और रास्ते में आते हैं तो सोचते हैं पिताजी कभी कभी नॉर्मल बात भी कर लेते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फिर नॉर्मल होने लगती है। कौन करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कैन डिक्रीज द हार्ट बीट। पैरासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट बीट को कम कर देती है। अब आ जाता है एक और पॉइंट है, एड्रिनल मेडुलरी hormones can also increase the cardiac output। देखो मेडुलरी हार्मोन जो होते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बाई चांस मान लो नॉर्मल हम चल रहे हैं रोड पे, अचानक से पागल कुत्ता पीछे पड़ गया, भाग रहे हैं, हार्ट का क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो कार्डियक आउटपुट को भी मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी, वो हार्मोन रिलीज करती हैं, जिनको कई तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें एक एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी है, वो भी हमारी हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, यानी कि वो भी हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। तो तीन चीजें हुई हार्ट को कंट्रोल करने में। पहला हमारा एसएनएस और एवीएनएस है, दूसरा कौन सा था? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, तीसरा हमारा ये हार्मोन है, कौन सा? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। ये भी हमारी हार्ट बीट को क्या कर रहा है भैया? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारी कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसी कैसी बीमारियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होने के बाद इस चैप्टर को क्या कर देंगे? विदा कर देंगे, है ना। अब देखिए हेडिंग डालेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या है, मतलब हमारे हार्ट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बीमारियां क्या हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला जो डिसऑर्डर है वो क्या? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन, इट इज द, तो इसमें लिख लेते हैं नॉर्मल हमारा ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120 से 80 होता है। मरकरी प्रेशर जो होता है हमारे हार्ट का 120 से 80 होता है। लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर 120-80 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर के भाई इसका बीपी हाई हो गया। जब टीचर जो है किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, उठा क्लास में खड़ा कर देते हैं तो उसका बीपी हाई हो जाता है कुछ देर के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो बीपी हाई की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर होता रहता है,
तो ये डिसीज बन जाती है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, इट इज द टर्म फॉर इट इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर that is higher than that is higher than normal। नॉर्मल कितना होता है? 180 से 80। 100 नॉर्मल से जब हाई होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं भैया। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज, लीड्स टू हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज को वो करता है क्योंकि हार्ट में भी बहुत छोटी छोटी खुद में बहुत खून की नलियां होती हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। और हार्ट बार बार जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, बीपी हाई रहता है, तो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हार्ट डिसीज, ब्रेन एंड ऑल्सो अफेक्ट टू, ये लिख सकते हैं हम, एंड ऑल्सो अफेक्ट टू, एंड ऑल्सो अफेक्ट द functions of brain and किडनी। ब्रेन और किडनी की फंक्शंस को वो इफेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। भाई अब ये बात आती है, दूसरी जो हमारी जो डिसीज है उसे हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब है कि जब खून की नली है, ये मान लीजिए इसमें हमारे कुछ सब्सटेंस यहाँ पर जमा होने लग जाए, यहाँ पे कुछ जमा होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसका साइज कम हुआ, खून की नली का जब साइज कम हुआ तो ब्लड जो प्रेशर से यहां से निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कह सकते हैं हम? कहा गया? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इसका दूसरा नाम है। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फैट cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries lumen of artery narrower।
देखिए भैया, मैंने वही बताया था, क्या क्या, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, फैट डिपॉजिट होने लगे, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगे, जमा होने लगे आर्टरी के अंदर, खून की नली के अंदर, या फिर फाइब्रस टिश्यू भी यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। तो हमारी आर्टरी की जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब अंदर की जो जगह, वो क्या होने लगती है, सकरी होने लगती है। नैरोर का मतलब सकरी होना। तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर यहाँ से ज्यादा होता है। तो इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD भी इसे हम कहते हैं, CAD। ठीक है। अब अगली हमारी जो डिसीज है उसको लेते हैं हम, एंजिना। एंजिना, इसको एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस भी इसको हम कहते हैं। अब बता देखिए ये क्या है, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, ए सिम्टम ऑफ acute chest pain, acute chest pain appears when no enough oxygen, when no enough oxygen is reaching to heart muscles. देखिए क्या होता है भैया, एंजिना क्या है कि जब हार्ट की मसल तक सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो हमारे छाती में दर्द होने लगता है, धीमा धीमा। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजिना या एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारी एक डिसीज है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब हमारी जो डिसीज है हार्ट से रिलेटेड और हैं, जो 3 मुख्यतः रह गई हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इनको भी हम ढंग से देख लेते हैं। ठीक है भैया, और उसके बाद इस चैप्टर का स्वाहा कर देंगे। क्या स्वाहा कर देंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो देखिए आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, टेस्ट भी आने वाले हैं, तो साथ साथ दोनों की तैयारी करते रहें। हाँ, तो हार्ट फेलियर, हमारी हेडिंग क्या होगी, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन कंडीशन of heart when it is not pumping, when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body, हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट ब्लड को पंप तो कर रहा है, लेकिन जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को जितनी क्वांटिटी में ब्लड चाहिए वो पूरी तरीके से ब्लड मिल नहीं रहा है, ब्लड मिल नहीं पा रहा है। तो
इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। दूसरा वाला तो जो है वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ये देखिए भैया, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हृदय जो है हमारा हार्ट धड़कना बंद कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला और क्या आ जाता है, हार्ट, ये जो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, when heart muscles is suddenly damaged by an adequate blood supply, inadequate blood supply। जब हार्ट की मसल्स अचानक डैमेज हो जाती हैं और सही क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे। ये हमारे 3 टर्म्स थे, तीनों अलग अलग हैं। हार्ट फेलियर, जब बॉडी को सही क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिलता है तो उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। जब हार्ट हमारा धड़कना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक, जब हार्ट की मसल्स बेकार होने के कारण ब्लड सप्लाई सही मात्रा में नहीं हो पाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। तो ये दोस्तों, ये था हमारा इस आज का वीडियो, ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।